और आइए अब शुरुआत करते हैं ऑन द शो में। आज कौन सी खबरें इस शो में रहेंगी न्यूज इन फोकस, जरा उस पर एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे ऑफ कोर्स सर्वाइकल कैंसर की, जिसको लेकर आज काफी चर्चा हुई। अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे की दुखद मृत्यु की खबर सामने आई, पूरा देश चौंक गया। खबर ये आई कि उनकी मौत हुई है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। अब हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह के कयास भी लग रहे हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में, अब उसके खतरों के बारे में पूरा देश अब समझ रहा है। आज आगे बताएंगे कितनी खतरनाक ये बीमारी है, इस पर कल ही बजट में प्रोविजंस किए गए इस बीमारी को लेकर, टीकाकरण से जुड़े हुए, वो भी आपको बताएंगे आगे न्यूज इन फोकस में। मिडिल क्लास सस्ता आवास, ये है आज की हमारी दूसरी न्यूज इन फोकस, जिसमें हम बात करेंगे कि बजट में मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस सरकार ने रखा है, लेकिन क्या है उसकी बारीकियां, ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ पेटीएम की इनसाइड स्टोरी लेकर आएंगे, बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे पेटीएम से जुड़ी हुई। पेटीएम के गिरने की जो संकट मंडरा रहा है पेटीएम पर, उसके पीछे की कहानी क्या है, आगे बताएंगे। साथ ही साथ बाजार ने रिकॉर्ड बनाया है, उसका भी होगा विश्लेषण। किस तरह की ट्रैजेक्टरी आगे रह सकती है, अभी तक का क्या रुझान रहा है, आज बाजार कैसे रहे, ये सब बताएंगे आपको आगे। और साथ ही साथ बात होगी एक बार फिर जो एप्पल डिवाइसेस हैं उनको लेकर सर्टेन ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। तो क्या है ये चेतावनी, इसकी डिटेल्स क्या है, सब आपको बताएंगे आगे। और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज दोपहर 12:20 पर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को विधायकों के टूट का डर सता रहा है। इसी वजह से तीनों दल के ज्यादातर विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। रांची से विधायकों को लेकर चार्टर्ड प्लेन हैदराबाद पहुंचा। चंपई सोरेन को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना है। माना जा रहा है कि उसी दिन ये विधायक हैदराबाद से रांची आएंगे। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सोरेन ने ईडी की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा है। उधर सोरेन को रांची के पीएमएलए कोर्ट में 5 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यह 5वीं बार है जब केजरीवाल ने ईडी के समन की अनदेखी की। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ईडी के समन पर केजरीवाल के नहीं पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उधर केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए देश को बेच सकती है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने डीके सुरेश बयान मामले में कहा कि इसे एथिक्स कमेटी को भेजा जाना चाहिए। कल यानी 1 फरवरी को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा था कि सरकार पूरे देश से टैक्स वसूलती है और उसे उत्तर के राज्यों में बांट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों का अलग देश बना देना चाहिए। डीके सुरेश कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत एक है और एक रहेगा। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। आज देहरादून में सीएम आवास में कमेटी के चेयरपर्सन ने फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। इस दौरान धामी ने कहा कि वो ड्राफ्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हम विधानसभा के पटल पर इसे रखेंगे। यूसीसी पर यह रिपोर्ट कल यानी 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में लाई जाएगी।
पूर्व आईएएस हर्ष मंदर के घर और ऑफिस पर सीबीआई ने आज छापेमारी की। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने यह कार्रवाई एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन मामले में की है। एजेंसी ने इस मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। हर्ष मंदर सोनिया गांधी के करीबी बताए जाते हैं। वो यूपीए सरकार के दौरान केंद्र सरकार की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। हर्ष मंदर एनजीओ अमन बिरादरी के संस्थापक भी हैं। गुरुवार को बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार के एक बड़े अभियान चलाने का ऐलान किया और आज सुबह एक खबर ने सबको चौंका दिया। अभिनेत्री और मॉडल पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत की खबर आई। हर कोई चौंक गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सोशल मीडिया पर पूनम पांडे की मौत से जुड़े कुछ सवाल भी तैरने लगे। खैर, मौत दुखद होती है और सर्वाइकल कैंसर से मौत की खबर इस बीमारी की भयावहता को अच्छी तरह से बताती है। 2 दिन बाद कैंसर अवेयरनेस डे है और कल ही वित्त मंत्री ने 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के काम को तेजी से आगे बढ़ाने का ऐलान किया। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भारत में हर साल करीब 1,30,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है। इनमें से हर साल करीब 74,000 महिलाएं दम तोड़ देती हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की भारत को लेकर रिपोर्ट ये बताती है, इस बीमारी का इलाज समय पर इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इस गंभीर विषय पर बात तक नहीं करती। जब तक ये बीमारी बड़ी बन जाती है, इसका इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। आखिर क्या है सर्वाइकल कैंसर? इससे बचने के उपाय हैं क्या? कितना जरूरी है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना? बहुत खास चर्चा होगी डॉक्टर्स के साथ। हर पहलू समझने की कोशिश करेंगे सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें सर्वाइकल कैंसर को लेकर ज्यादा फोकस रहा। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाएगी। टीकाकरण अभियान के लिए नया यूविन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसे मिशन इंद्रधनुष के जरिए शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत 9 से 14 साल की लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा ताकि लड़कियां इस गंभीर बीमारी की चपेट में न आए। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो महिलाओं के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे खतरनाक कैंसर है, जिसकी वजह से हर साल हजारों महिलाओं की जान चली जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की भारत को लेकर रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल करीब 1,30,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है और इनमें से हर साल करीब 74,000 महिलाओं की जान चली जाती है, जो कि संक्रमण का लगभग 62% हिस्सा है। ऐसे में ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं, जो यौन संबंधों के कारण शरीर के अंदर पहुंचता है और अगर बार बार कोई इस वायरस से संक्रमित होता है तो बाद में जाकर ये सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेता है। WHO के मुताबिक एक महिला के शरीर में अगर सामान्य प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें सर्वाइकल कैंसर को विकसित होने में 15 से 20 साल लगते हैं और अगर किसी महिला की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो एक कम समय में ही फैल जाता है। अब सर्वाइकल कैंसर के लक्षण भी जान लीजिए। पीरियड खत्म होने के बाद भी ब्लड स्पॉटिंग होना, यौन संबंध बनाने के बाद ब्लड आना, बार बार वजाइनल इन्फेक्शन या संक्रमण होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, जलन होना, सफेद पानी आना, ये वो लक्षण हैं जो सर्वाइकल कैंसर के संकेत हो सकते हैं और अगर सर्वाइकल कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंचता है तो ज्यादा गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे लगातार कमर दर्द, पैरों या पेल्विक में दर्द होना, वजन कम होना, थकान और भूख ना लगना, बदबूदार सफेद पानी आना, पैरों में सूजन और हड्डियों में दर्द होना। ये ऐसे संकेत हैं जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है।
अब इसके बचाव के बारे में भी जान लीजिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे पहला तरीका है वैक्सीनेशन। इसीलिए सरकार पूरे देश में वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। सर्वाइकल कैंसर की समय समय पर जांच कराना भी बेहद जरूरी है, ताकि इस बीमारी की पहचान के बाद इसका इलाज किया जा सके। सर्वाइकल कैंसर की जांच पेप स्मीयर टेस्ट के जरिए की जाती है। 21 से 29 की उम्र में हर 3 साल पर की जाती है। 30 से 65 साल की उम्र में हर 5 साल पर की जाती है। समय से पहले अगर बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के जरिए किया जा सकता है। ऐसे में इस कैंसर से छुटकारा पाने के लिए सरकार वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर रही है, ताकि ये जानलेवा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, हेड हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आईवी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका हमारे शो पर। मैम हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिका शर्मा, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में। डॉक्टर कनिका शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ मैम, और थोड़ा समझाएं, क्योंकि कल स्पेशल फोकस रखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और नारी शक्ति के तहत इसको लाने की कोशिश की गई। जो 9 से 14 साल की लड़कियां हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की बात कही गई है। कितना इंपॉर्टेंट है इस बारे में अवेयरनेस, और कितना हम इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं हिंदुस्तान में? सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो वायरस से होता है। वायरस ये कैंसर कॉज कर रहा है। हमारे पास इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन है, दैट मीन्स हम इससे बच जा सकते हैं। और इसको डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि बीमारी को होने से कुछ साल, बहुत साल पहले ही पकड़ा जा सकता है। तो इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि हम इस कैंसर को इरेडिकेट कर सकते हैं, दैट मीन्स बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेजर कारण एक वायरस है और वायरस को खत्म किया जा सकता है थ्रू वैक्सीनेशन। आपने जैसे अभी कहा इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष के अंतर्गत हम वैक्सीनेशन 9 से 14 साल की लड़कियों को ला रहे हैं। दिस इज अ इम्पोर्टेंट टाइम, और ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्लीज गो फॉर वैक्सीनेशन। मेरा सभी माताओं से, सभी माओं से यह अनुरोध है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए आगे आइए और वैक्सीनेशन करवाइए। सिर्फ टीके लगने हैं और आप एक ड्रेडफुल डिजीज से बच सकते हैं। और सभी फीमेल से ये अनुरोध है जो सेक्सुअली एक्टिव है कुछ भी, कि अपनी स्क्रीनिंग करवाइए। एक पैप स्मीयर नाम का एक टेस्ट होता है और एक HPV DNA नाम की टेस्टिंग होती है। आगे आइए, टेस्ट करवाइए और इस ड्रेडफुल डिजीज से बचिए। जानकारी फैलाइए, शर्माइए नहीं। हम अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं, शर्माइए नहीं, आगे आइए प्लीज। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला मैम कि शर्माइए नहीं। ये एक अजीब सा टबू है। और डॉक्टर कनिका शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा समझाइए कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना हमारे समाज में इतना बड़ा इश्यू क्यों है? तो जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने आपको बताया, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस के द्वारा होता है। तो हमारे देश में जब भी हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की डिजीजेस की बात करते हैं, तो लोग इस चीज को ओपनली आके डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। एक तरह का टैबू है कि शायद ये डिजीजेस जो है डिस्कस नहीं करनी चाहिए पब्लिकली। शायद वन एक रीजन ये लग सकता है। दूसरी चीज ये है कि महिलाएं ऐसे भी अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा लापरवाही करती हैं। बहुत बार देखा गया है कि महिलाएं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनको कोई हेल्थ इशू है तो पहले वो अपने बच्चों के एग्जाम या घर के कोई फंक्शन या इन सब चीजों को पहले तवज्जो देके अपनी हेल्थ को हमेशा सेकंड रखती हैं। जब तक महिला ये निश्चय नहीं करेगी कि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह ये बीमारियां छुपी ही रहेंगी। क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स के हस्बैंड कहते हैं कि इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि ये पीड़ित है किसी तकलीफ से, अगर ये हमें बताती तो हमें समय रहते इनको लेके आते। तो महिलाओं को ओपन होना पड़ेगा कि अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स वो अपने परिवारजन के साथ शेयर करें, तो ये बीमारियां इतनी एडवांस स्टेज में नहीं आएंगी हमारे पास। और अगर स्क्रीनिंग कराते हैं तो स्क्रीनिंग में तो छुपी हुई बीमारी भी पता चल जाती है, क्योंकि ये जो पैप स्मीयर टेस्ट है इसमें कैंसर होने से पहले ही 8 से 10 साल पहले ही पता चल जाता है कि इस महिला को कैंसर हो सकता है। तो अगर स्क्रीनिंग होती रहेगी तो महिलाओं को अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 0 में भी हम पकड़ पाएंगे। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया। देखिए 2020 में WHO ने एक टारगेट सेट किया था
90 सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, और ये 2030 तक की थी, लेकिन हमें ये अभी जो रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहा हूं उसके मुताबिक शायद भारत मिस कर जाएगा 2030 का टारगेट। और इसके पीछे सबसे बड़ी यही है कि पुअर अवेयरनेस और स्टिग्मा ये जो जुड़ा हुआ है। तो प्लीज इस स्टिग्मा से बाहर आइए, बात कीजिए इस पर, चेकअप्स कराइए। बहुत ही टाइमली अगर इसके बारे में पता चल गया तो ये पूरी तरह से क्योर भी हो सकता है। आप चपेट में नहीं आएंगे, हमारे बच्चियां इसकी चपेट में नहीं आएंगी। डॉक्टर मीनाक्षी, थोड़ा सा और बताइए ताकि लोग इसके बारे में खुलकर बात करें। जैसा मैं बता रहा हूं कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2030 का टारगेट हम मिस कर जाएंगे अगर हम बात नहीं करेंगे। जी सर, मैं सभी लोगों को सबसे पहले इस कैंसर के अवेयरनेस, लाइक कैंसर किन कारणों से होता है, ये बताना चाहती हूँ। मैंने जैसे हमने बताया ये एक वायरस से होता है, 90% ये एक वायरस से होता है, पर अदर कॉजेज भी है, जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जल्दी बहुत सारे बच्चे होना, स्मोकिंग भी इसका एक कारण है, और इम्यूनोसप्रेशन होना। इम्यूनोसप्रेशन, हमारी जब इम्यूनिटी कम होती है, जैसे HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेरॉइड्स पे हैं पेशेंट, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा अनुरोध है कि ये लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। और अभी हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए या जो है वो है प्रिवेंशन पे। बीमारी ना हो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन करवाइए, वही 9 से 14 साल की सभी बच्चियों को टीका लगाइए। और एक बात और बताना चाहती है, कैंसर सिर्फ फीमेल्स में नहीं होती है। प्रोग्राम लड़कियों पे कंसंट्रेट कर रहा है, बट ये कैंसर मेल्स में भी होते हैं। ओके। जैसे एनल कैनाल, पेनाइल कैंसर और ओरोफेरिंजियल कैंसर, फीमेल में विजाइनल वल्वा कैंसर। तो ये वायरस ही इन कैंसर को कॉज करता है, और मेल्स भी इस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं जस्ट टू प्रिवेंट कैंसर। और अब जरूरी है कि आप स्क्रीनिंग देखिए, मेरा आप सबसे अनुरोध है, स्क्रीनिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जो कोई भी जाके OPD में टेस्ट करवा सकता है। सारी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स, एज पर WHO, 30 साल से ऊपर की कोई भी फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव है, कम से कम 1 बार या 3 बार पैप स्मीयर जरूर करवाइए। ये रिकमेंडेड है, और ये मेरा आप सभी लोगों से, सभी महिलाओं से अनुरोध है, आके ये टेस्टिंग जरूर कराइए। इलाज आपको गूगल पे मिल जाएगा, सब जानते हैं, बट मैं आज हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, प्लीज अपने घर वालों को, अपने बच्चियों को बचाइए। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चियों को बचाइए, वैक्सीनेशन कराइए, और खुद को बचाने के लिए टेस्ट करवाइए। एब्सोल्युटली। ये एक वायरस है, वायरस को मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर कनिका, एक चीज़ है जो WHO ने 90 का टारगेट रखा है, उसमें 90% वैक्सीनेशन की बात है, देन 70% स्क्रीनिंग की बात है 35 ईयर्स के, और 45 तक फिर अगर 90% ऑफ वुमेन आइडेंटिफाई विद सर्वाइकल डिजीज का ट्रीटमेंट की बात है। तो ये इसमें स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शुरुआत हो रही है इसकी 15 साल से। सरकार भी कह रही है 9 to 14। थोड़ा हमें समझाइए ये 9 to 14 क्यों एक इंपॉर्टेंट एज है, जब हमें अवेयर होना है और ध्यान देना है, बात करनी है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो है डीरेलिंग स्ट्रैटेजी वाइज जो अनुमान है, जो लैंसेट की पब्लिकेशन आई थी, वो ये भी कह रहे हैं कि 2030 तक 47% ज्यादा लोग 50 वर्ष से कम आयु से कैंसर से अपनी जान गंवाएंगे, क्योंकि हम लोग सजग नहीं है इन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस से। इम्यूनाइजेशन की अगर बात करें तो जो भी इम्यूनिटी होती है, अगर हम बचपन में वैक्सीन देते हैं तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बेटर होता है। ज्यादातर आप देखें टीकाकरण बचपन में होते हैं, क्योंकि बॉडी को एक्सपोजर नहीं हो रखा होता इन एंटीजेंस का। तो यही सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन के एज ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट में देखा गया है कि लड़कियां 15-16 ईयर्स तक सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, वहां के बच्चे ज्यादा जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले वैक्सीन लग जाए ताकि बॉडी में इम्यूनिटी हो जाए। तो ये रीजन है कि 15 इयर्स से पहले हम एम्फसाइज करते हैं कि वैक्सीन की डोजेज अगर हो जाए तो हमारी प्रोटेक्शन 97% है। अगर यही वैक्सीन हम 40 इयर्स के बाद लेते हैं तो जो वैक्सीनेशन की एफिकेसी है वो ड्रॉप डाउन कर जाती है 70% पे, क्योंकि या तो आपको उस वायरस का एक्सपोजर हो चुका है या आपका इम्यून रिस्पॉन्स उतना नहीं है। इसीलिए बेस्ट एज है अप टू 15 इयर्स। और WHO तो इतना भी कह रहा है कि अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 डोज तो आप 15 साल से पहले लीजिए, वो भी कुछ एफिकेसी ले आएगी।
पर एक चीज और याद रखनी है कि वैक्सीन अकेली कारगर नहीं है। वैक्सीन के बावजूद भी आपको पैप स्मेयर कराना है, क्योंकि वैक्सीन केवल जो हम 4 वायरसेस के लिए दे रहे हैं या 8 वायरसेस के लिए दे रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके प्रति अभी टीकाकरण नहीं है। तो पैप स्मेयर हर 3 साल में हर विवाहित या सेक्सुअली एक्टिव महिला को कराते रहना है 65 साल की आयु तक। हर 3 साल तक अगर वो सही आता है तो 65 साल के बाद बंद किया जा सकता है। अगर डीएनए भी साथ में टेस्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को आप 5 ईयरली कर सकते हैं। बोथ इन कंजंक्शन विल गिव 100% प्रोटेक्शन। और वायरसेस के अलावा मस्से, वॉर्ड्स, उसके प्रति भी आपको सुरक्षा मिलेगी। बहुत सारे देशों में तो ये जेंडर न्यूट्रल है, जैसे कि डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा, बहुत कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, मेल फीमेल सबको ये लग रहा है। इट इज सच ए वेलकम मूव। आप मानेंगे नहीं, आज हम इतने खुश हैं इस खबर से कि हम टीकाकरण को अपने यूआईपी में लाएंगे, क्योंकि हर जगह मैं इस चीज की गुहार करती थी कि हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये टीका नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट पे करना था, इसलिए लोग लेते नहीं थे। पर एक बार जब गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है तो आई एम श्योर अब आगे जाके हमारी जो पिक्चर है ऑफ कैंसर इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर चेंज होने वाली है। देखिए, मैं अभी आऊंगा इस पर कि इसके लक्षण क्या हैं, बचाव कैसे होगा, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो हमारी मानसिकता इस बीमारी को लेकर, मैं थोड़ा सा उस पर एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये समझने की आवश्यकता है कि सर्वाइकल कैंसर को हम सब ने अपनी मानसिकता से अ कैंसर विद अ स्टिग्मा एंड शेम बना दिया है, जो नहीं होना चाहिए। घरों में बात होनी चाहिए इसके ऊपर, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि स्कूल्स में आप सेक्स एजुकेशन दीजिए, लेकिन स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को लेकर फिर एक अलग भ्रांति होती है कि सेक्स एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाएगा। यही हैं वो सारी चीज़ें जो सेक्स एजुकेशन के तहत आ सकती हैं, बट जितनी जल्दी हम एज अ सोसाइटी मैच्योर होंगे अपनी बच्चियों की सेहत को लेकर, खुद की सेहत को लेकर, सबकी सेहत को लेकर, जैसा मैम ने बताया ये पुरुष महिला सबके लिए है, क्यों नहीं हम बात करते। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, ये कैंसर विद स्टिग्मा एंड शेम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हर हाल में अब हट जाना चाहिए। शुरुआत हो चुकी है, ये अनवरत जारी रहे। सर, ये एक बहुत हाई टाइम है। हम इतने ऑल ओवर इंडिया ये मीडिया में बात है, और अब ये एक शुरुआत है। ये आज हमें ये शुरुआत करनी है। हर फीमेल को आगे आना है, स्टिग्मा से हटना है, इसको अपनी जिंदगी से हटाना है, खुल के अपने फैमिली मेंबर्स से, डॉक्टर्स से, हेल्थ केयर वर्कर्स से आके बात करनी है। यही हमारा आज की डिस्कशन का इसका पॉइंट होना चाहिए, ये स्ट्रेस होना चाहिए, ये एक मैसेज होना चाहिए कि खुल के बात कीजिए, इसको स्टिग्मा मत लीजिए, ये हमारी जान है। और आके प्लीज टेस्टिंग कराइए और वैक्सीनेशन करवाइए। एब्सोल्युटली। और दिस इज नॉट अ स्टिग्मा। सभी फैमिली मेंबर्स से भी अनुरोध है, सभी से, कि हम ये एक, बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो इसको ना लेकर एक बीमारी ले, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में दिया जाए, इसका कारणों को ओपनली डिस्कस किया जाए, और सभी हमारी महिलाओं को जो बेचारी बात नहीं कर पाती, डिस्कस नहीं कर पाती, उनकी जानों को बचाया जाए। एब्सोल्युटली। और इसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, ऑफ कोर्स हेल्थ वर्कर्स तो हैं ही, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स इसमें बहुत भूमिका निभा सकते हैं। और अगर इसका दायरा ज़्यादा महिलाओं के बीच में है तो मुझे लगता है कि जो फीमेल टीचर्स हैं और माएँ हैं, उन्हें अपने हाथ में कमान लेनी पड़ेगी अपनी बच्चियों से बात करने के लिए। और हमारी बेटियों को भी शर्माना नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए खुलकर, ये उनकी सेहत का सवाल है। अब आएंगे हम डॉक्टर कनिका शर्मा, इसके शुरुआती लक्षण क्या, अगर आप बता पाएं कि कब अलर्ट हो जाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये एक ऐसा कैंसर है कि इसके अंदर हमें बहुत बड़ा लीड टाइम मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैप स्मीयर एक टेस्ट है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि इस महिला को कैंसर बनने वाला है। तो अगर पैप स्मीयर कराती है महिला तो उसके अंदर 3 चीजें हो सकती हैं। अगर कैंसर नहीं बना है तो या तो बिल्कुल नॉर्मल है, या इन्फेक्शन है, या CIN है। अगर किसी महिला को CIN 1 है, उसे हम 1 to 3 में कैटेगराइज करते हैं, तो जो CIN 3 की महिला है उसमें 12% की शंका है कि आगे जाके ये कैंसर में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसी महिलाओं की उसी समय ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए ताकि कैंसर ना ही बने। पर अगर अनफॉर्चुनेटली महिला ने पैप स्मीयर नहीं कराया है तो जो सबसे पहला लक्षण आता है वो आता है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब संभोग के बाद रक्त आना या
या किसी ने आपका एक पेल्विक एग्जामिनेशन किया है, उसके बाद आपका ब्लड आ रहा है, वो सबसे फर्स्ट सिम्टम है। अगर इस चीज को नजरअंदाज कर दिया तो जो ब्लीडिंग इरेगुलरिटीज है वो बढ़ सकती हैं। आपकी जो माहवारी है उसके दौरान ब्लड ज्यादा आना, ब्लड जब नहीं आना चाहिए, माहवारी नहीं आनी चाहिए, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर इन सबको भी इग्नोर करते हैं तो आगे जाके इन्फेक्शन के कारण गंदा रिसाव, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, बदबूदार डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। इतना डिस्चार्ज होता है कि महिला अगर दरवाजे पे भी खड़ी है तो दूर से महक से आपको पता चल सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। इन स्टेजेस तक भी अगर महिला ध्यान नहीं देती है तो ये जो बच्चेदानी से निकल के आसपास के अंगों में जाने लगता है, पेशाब की थैली में चला जाता है, लेट्रिन के रास्ते में चला जाता है, तो पेशाब में खून आना, पेशाब रुक रुक के आना, लेट्रिन रुक जाना, पैरों में सूजन आ जाना, पीठ में दर्द होना, ये लेट स्टेजेस में जाके हो सकता है। बट कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी अगर है, महिला को दिखाना चाहिए, अपने को सेल्फ डायग्नोज ना करें। बहुत ज्यादा गूगल पे लोग देखते हैं और अपने आप सेल्फ डायग्नोज करके सेल्फ ट्रीट करने लग जाते हैं मेडिकल कंडीशंस को। सो आई वुड बी वेरी वेरी कॉशियस कि अगर किसी को भी ऐसी कोई समस्या हो उसे दिखाना चाहिए। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास डायरेक्टली जाना पड़े। और अगर जांच पे बात करें तो महिलाओं में बच्चेदानी पर अगर सीमित कैंसर होता है और हम टाइम से पकड़ लेते हैं तो पहली स्टेज के कैंसर्स का बहुत अच्छा इलाज है। आजकल तकनीकी इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि स्टेज 1 में 90% से अधिक महिलाएं ठीक होकर अपना जीवन यापन बिल्कुल नॉर्मली कर सकती हैं। बस बात यह है कि 67% पेशेंट्स हमारे पास स्टेज 3 में आते हैं। जो हमारा ग्लोबोकैन का और आईसीएमआर का डेटा है वो बताता है कि सर्वाइकल कैंसर में केवल 28-29% महिलाएं हमारे पास स्टेज 1 में आती हैं। एक ऐसे कैंसर जो कि प्रिवेंटेड है, स्क्रीन है, तब भी महिलाएं केवल 30% फर्स्ट स्टेज में आ रही है, ये बहुत चिंताजनक है। तो इसीलिए ये आपने बहुत सबसे मार्के की बात यही है कि ये 100% प्रिवेंटेबल है, आपको होगा ही नहीं, और हुआ भी है सही समय पर इलाज से ये पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये मैं सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी कैंसर है, अब कैंसर मतलब मौत, अब यहां से बाहर निकलिए। बहुत तरक्की मेडिकल साइंस कर चुका है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, इलाज सुलभ है। तो कैंसर मतलब मौत, ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और प्लीज बात करना शुरू कीजिए। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ समय पर आपको जांच करानी है, दैट इज इट। अगर आपने ये कर दिया तो ये सबके लिए, देखिए ये सोसाइटी, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, एक स्वस्थ समाज बनाना है, तो ये छोटी छोटी जानकारियां आपको रखनी पड़ेंगी। इसलिए प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना शुरू कीजिए। इसको किसी स्टिग्मा से मत जोड़िए, किसी शेम से मत जोड़िए, किसी भी इस तरह की बातों से मत जोड़िए जो समाज में सो कॉल्ड टबू बने हुए हैं। प्लीज मैच्योर होइए, बाहर निकलिए, हम सबको बात करना जरूरी है। जाते जाते डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, जैसा अभी एक पूनम पांडे के केस में आया, हालांकि उस पर काफी विवाद चल रहा है, मैं उस विवाद पे नहीं जा रहा हूं, बट सवाल ये भी उठ रहा है कि सर्वाइकल कैंसर से क्या इतनी तेजी से मौत हो जाती है कि डिटेक्ट हुआ एंड विद इन फ्यू डेज और वीक यू आर नो मोर इन द वर्ल्ड? सर, हर कैंसर की अपनी बायोलॉजी होती है। कितना कोई कैंसर कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बढ़ा, हर कैंसर अलग होता है। हो सकता है वो कैंसर लेट स्टेजेस में डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी बायोलॉजी ऐसी है जो रेजिस्टेंट है। हमारी मेडिकल टर्म में एक वर्ड होता है कि ट्यूमर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट। तो ऐसे भी कैंसर्स होते हैं सर, ऑल्दो ज्यादा नहीं, सारे कैंसर्स ऐसे नहीं होते, बट अनफॉर्चुनेटली इस कैंसर में द बायोलॉजी मस्ट इज डिफरेंट। मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंट कैंसर जो ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड पेशेंट की डेथ हो गई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर कनिका शर्मा, आप दोनों का मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। हमें लग रहा था आप लोग इतने बिजी होते हैं, शायद आपके पास समय होगा या नहीं होगा, लेकिन थैंक यू सो मच, इस बहुत ज़रूरी कॉज के लिए आपने समय निकाला और बहुत खुलकर अच्छी जानकारियाँ हमने दर्शकों से साझा की हैं। हमने अपनी बात रखी, दोनों डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी, अब जिम्मेदारी हम अपने दर्शकों तक छोड़ते हैं। प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज, और ये जो दकियानूसी चीज़ें हैं, प्लीज़ इससे बाहर आइए, लेट्स टॉक अबाउट इट, बात करते हैं इससे और अपनी बच्चियों को सुरक्षित बनाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों का। रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयरों की जोरदार धुलाई जारी है। रिजर्व बैंक ने 1 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए डिपॉजिट लेने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। आरबीआई के इस फैसले के बाद पिछले 2 दिनों में कंपनी के शेयरों में लगातार 20% के लोअर सर्किट लगे।
आखिर आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ इसकी इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की? ये इनसाइड स्टोरी क्या है? मेरे साथ ये बताने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, एक्शन की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल दीपक, अगर देखें तो इस मामले में 3-4 बड़ी चिंताएं थी रिजर्व बैंक की, और जो सबसे बड़ी चिंता थी वो सूत्रों के मुताबिक ये था कि जो केवाईसी का इशू है ये सबसे बड़ी चिंता थी रिजर्व बैंक की, क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कई सारी खामियां पाई गई थी और ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में ऐसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट थे जिनका ठीक से केवाईसी नहीं था। बहुत सारे मामलों में पैन अपडेटेड नहीं था। बहुत मामलों में ऐसा था कि एक पैन पर जो है सैकड़ों खाते खोल लिए गए थे। तो ये जो चीज़ थी ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी चिंता पैदा कर रही थी। अगर केवाईसी कंप्लायंट नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी चिंता पैदा होती है। ये एक रिजर्व बैंक के लिए बड़ा जो है चिंता का विषय था। तो इसके साथ ही एक और जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो बैंक में ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का जो सिस्टम होता है वो जो है ठीक वो नहीं था। तो ये चिंताएं रिजर्व बैंक की थी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चिंताएं थीं वो ये थी कि आरबीआई ने जब 2018 और 2022 में जब गड़बड़ी पाई थी और उस वक्त जो एक्शन लिया था उसके बाद ये कहा था कि आपको सिस्टम पेटीएम को सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, और इसकी बाकायदा रिजर्व बैंक ने ऑडिट भी करवाया था, बाहर से भी और ख़ुद भी ऑडिट किया था। और उस ऑडिट के बाद ये पता चला कि जो ये कहा जा रहा था पेटीएम की तरफ से कि उन्होंने सारा कंप्लायंस कर दिया है वो झूठा था और कंप्लायंस पूरी तरह नहीं किया गया था। तो एक अगर किसी रेगुलेटर के नियम का कंप्लायंस नहीं होता और उसके बाद ये कहा जाता है कि कंप्लायंट हो गया है वो संस्था, तो ये एक बहुत गंभीर बात थी। इसके अलावा डिस्क्लोज़र में कई तरह की जो है खामियां जो है पाई गई, जैसे कि जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी थी, जैसे जो 197 कम्युनिकेशंस मेन जो पेरेंट कंपनी है, उनके साथ जो इनके कई सारे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था, ख़ासतौर पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जो कि लाइसेंस की शर्तों के ख़िलाफ़ था। इसके अलावा पेरेंट कंपनी के साथ कई ऐसी जो कंपनियां हैं उनके साथ इस तरह के ट्रांजैक्शन थे जिनका डिस्क्लोजर जो है वो ठीक से नहीं दिया गया था। एक चीज़ और जो है यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जो रिज़र्व बैंक का ये कदम है वो किसी फिनटेक कंपनी के ख़िलाफ़ या फिनटेक इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जहाँ भी रिज़र्व बैंक को इस तरह की खामी मिलती है रिज़र्व बैंक वो कदम उठाएगा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। 2018 और 2022 में जैसे मैंने कहा कि तब भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद भी रिज़र्व बैंक को ये नहीं लगा कि जो भी चिंताएं जाहिर की गई थी उनका संतोषजनक हल जो है वो कंपनी की तरफ से दिया गया। यानी कि पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन जब सिचुएशन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उसके बाद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई ने कदम उठाया। लेकिन पेटीएम आगे सिचुएशन से डील करने की तैयारी कैसे कर रही है ब्रजेश जी? देखिए, जो पेटीएम का जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था हाल ही में, उसमें तो बैंक ने बहुत सीरियस वे में ये बात कहने की कोशिश की कि जो भी रिज़र्व बैंक के डायरेक्टिव हैं, जो भी बातें हैं, उनका जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उनका पालन करेंगे। साथ ही ग्राहकों को भी एक बार उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जो दूसरे बैंक हैं उनके साथ वो अपनी बातचीत बढ़ा रहे हैं, उनके साथ अपना काम बढ़ा रहे हैं, ताकि जो ग्राहक हैं जो पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं उन पर किसी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं आए। लेकिन जो 31 जनवरी का रिज़र्व बैंक का एक्शन था उसमें ये कहा गया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक कोई नए डिपॉजिट नहीं लेगा 29 फरवरी के बाद से, और दूसरी और कई किस्म की पाबंदियां लगाई गई थी। हालांकि ग्राहकों के पास जो पहले से ही वहां पैसे पड़े हुए थे उनको निकालने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी पेटीएम पर कार्रवाई की इनसाइड स्टोरी। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं दिन भर की बिजनेस जगत से जुड़ी हुई खबरों को फटाफट अंदाज में देखने की। टाटा मोटर्स ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। इस दौरान कंपनी का मुनाफा डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। सालाना आधार पर टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2,958 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,025 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 4,100 करोड़ रुपए मुनाफे का अनुमान दिया था।
सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 88,489 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए रही। JLR के शानदार प्रदर्शन के चलते कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 111% बढ़कर 2,998 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 252 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 14,944 करोड़ रुपए से बढ़कर 19,452 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर एयरलाइंस की मार्जिन 16.4% से बढ़कर 28.1% पर पहुंच गई। सस्ते घरों को फाइनेंस करने वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस ने एक बार फिर आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। कंपनी की आईपीओ से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन का भी निवेश है। प्रस्तावित आईपीओ में 1,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। 4,000 करोड़ रुपए तक का ऑफर फॉर सेल होगा। ओएफएस में ब्लैकस्टोन अपने शेयरों को बिक्री के लिए रखेगी। आईपीओ में नए शेयरों को जारी करने से आए पैसों का इस्तेमाल भविष्य की कैपिटल जरूरतों के लिए किया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि वो आम आदमी को राहत देने के लिए अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से भारत राइस ब्रांड के तहत चावल बेचेगी। सरकार की ओर से व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा भी करने को कहा गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विभिन्न किस्मों के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। पीएम मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पहुंचे। एक्सपो में उन्होंने अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर गाड़ियों की जानकारी ली। दिल्ली के भारत मंडपम में ये एक्सपो 1 फरवरी से शुरू हुआ है, 3 फरवरी तक चलेगा। ये देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो है। इस इवेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। इसमें 50 से ज्यादा देशों के 600 से ज्यादा एग्जिबिटर शामिल हुए हैं। एक्सपो में BMW, फोर्स, होंडा कार, हुंडई, इसूजू, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, MG, स्कोडा, टाटा मोटर्स और टोयोटा जैसे ग्लोबल लीडर्स अपने प्रोडक्ट पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट-इन ने एप्पल के डिवाइस यूज करने वालों के लिए एक चेतावनी दी है। सर्ट-इन ने यह सिक्योरिटी वार्निंग एप्पल के आईफोन, आईपैड, आईवॉच और मैकबुक के लिए जारी की है। सर्ट-इन ने अपने वल्नरेबिलिटी नोट में बताया है कि ये खामियां काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती हैं, खासकर उन यूज़र्स के लिए जिनके पास आईफोन और मैकबुक है। इन खामियों का इस्तेमाल कर हैकर्स आपके पर्सनल डेटा तक पहुंच सकते हैं, मनमाना कोड डिवाइस पर एडिट कर सकते हैं, साथ ही सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास भी कर सकते हैं। सर्ट-इन ने सभी एप्पल डिवाइस यूजर्स से आग्रह किया है कि वो अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द फ़ोन या लैपटॉप को अपडेट कर लें। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि सरकार टैक्स को लेकर निश्चितता रखना चाहती है। जी बिजनेस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछली बार नई टैक्स रिजीम में रियायतें दी गई थी। रेवेन्यू सेक्रेटरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी तरुण शर्मा ने। टैक्स कलेक्शन भी अच्छे हो रहे हैं सर। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो करीबन 20% के आसपास है। तो सर बजट से या इंटरिम बजट से एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो सैलरीड क्लास है उसको आप कहीं ना कहीं एक रिलीफ देंगे, क्योंकि लंबे समय से यदि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बदली हैं तो उसमें आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट की आपको मालूम है तरुण कि ये एक पॉलिसी रही है कि हम टैक्स सर्टेनिटी और टैक्स स्टेबिलिटी के ऊपर में जोर देंगे, क्योंकि उससे सभी का लाभ रहता है। जो करदाता है उसको मालूम रहता है कि भाई मेरी क्या टैक्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, और लंबे समय के लिए मालूम रहता है। ये ज़रूरी है उसकी टैक्स प्लानिंग के लिए, और साथ ही साथ सरकार के लिए भी आवश्यक है कि भाई उसको क्या राजस्व मिलेगा, ताकि देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाओं के ऊपर में कितना खर्च करना है उसको भी मालूम रहे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए बार बार बदलाव करना ये एक अच्छा संकेत नहीं है, एक अच्छी चीज़ नहीं है। पिछले वर्ष ही आपको मालूम है कि बहुत सी नई टैक्स योजना में बहुत से लाभ, बहुत से एग्जेम्पशंस और कर दरों में यहाँ तक की कटौती, वो पिछली बार केंद्र सरकार वित्त मंत्री ने अपने बजट में और फाइनेंस बिल के थ्रू संसद ने उसको पास किया था। आप ये कह सकते हैं कि साहब पुरानी योजना में कुछ नहीं किया,
तो पुरानी योजना में इस बार कर देते। उसके लिए भी वित्त मंत्री ने ये ऑन रिकॉर्ड संसद में कहा है कि सरकार की ये मंशा है कि हम एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम के ऊपर, जहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस के बारे में हम लोगों को न सोचना पड़े, उसके ऊपर हम उसकी तरफ हम बढ़े। और कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि सीआईएल और बीएचईएल मिलकर कोल गैसिफिकेशन करेंगे। अमृतलाल मीणा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोल भारत की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 70% जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कोल से प्रोड्यूस होती है। तो इसी चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ कोल सेक्रेटरी श्री अमृतलाल मीणा जी हैं। सर, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, कल ही इंटरिम बजट हुआ, 2024 का ये इंटरिम बजट है जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने कोल गैसिफिकेशन पे काफ़ी जोर देते हुए कहा। आप कोल मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाल ही में हमने देखा 8000 करोड़ का एक अलग बजट दिया गया कोल गैसिफिकेशन को लेके, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अब कोयले का गैसिफिकेशन करके उससे यूज़फुल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन की योजना मंजूर की है, जिसके 3 प्रमुख कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड और कुछ अन्य पीएसयूज मिलकर के जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे, जिसमें एक सीआईएल और गेल का है, एक सीआईएल और बीएचईएल का है और एक नाइबेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। तो ये तीनों जो है अलग अलग 3 प्रोजेक्ट लगाएंगे और इन तीनों प्रोजेक्ट से कोल या लिग्नाइट का उपयोग करके गैसिफिकेशन किया जाना प्रस्तावित है। और अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए सस्ते घरों को लेकर बड़ी घोषणा की। फिलहाल अब तक सरकार का फोकस गरीबों की छत मुहैया कराना था, लेकिन मिडिल क्लास का जिक्र भी हुआ है तो आस बढ़ गई है। सरकार ने सस्ते आवास योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अभी तक इस योजना के तहत सरकार गरीबों को छत मुहैया कराती है, लेकिन अब मिडिल क्लास से जुड़े ऐसे लोग भी सस्ते आवास का लाभ पा सकेंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। दरअसल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर के लिए बड़ी घोषणा कर देश में समावेशी विकास पर जोर दिया है। पिछले 10 सालों में सरकार का स्लोगन रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार को लगा कि देश के समावेशी विकास में एक बड़ा तबका पीछे छूट रहा है और वो तबका है मध्यम वर्ग। ऐसे में सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी सस्ता घर मुहैया कराने की बात कही है। सरकार की गरीबों को छत मुहैया कराने की योजना बेहद सफल रही है। ऐसे में इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक ऐसे तबके को पीएम आवास योजना से जोड़ने की बात कही है जिसका आबादी के लिहाज से आकार बहुत बड़ा है। सरकार के इस कदम को वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि शहरों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। रियल्टी सेक्टर से जुड़ी फर्म कुशमन एंड वेकफील्ड की माने तो अगले 1.5 दशक में देश की करीब 60% आबादी शहरों में रहने लगेगी। जाहिर है जब शहरों पर जनसंख्या का ये दबाव बढ़ेगा तो इनके रहने के लिए घरों की भी जरूरत होगी। बिल्डर्स मिडिल क्लास की जेब के मुताबिक जरूरत को पूरा शायद ही कर पाए। ऐसे में सरकार की ओर से सस्ते घरों को लाने की योजना बेहद कारगर साबित हो सकती है। जाहिर है इतनी बड़ी संख्या में घरों की जरूरत को देखते हुए सरकार की मिडिल क्लास को घर मुहैया कराने की स्कीम एक दूरदर्शी सोच साबित हो सकती है। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन रकम में 66% की बढ़ोतरी कर इसे 79,000 करोड़ रुपए कर दिया था। इस आवंटित धन में से 25,103 करोड़ रुपए सभी के लिए आवास मिशन में तेजी लाने के लिए पीएमवाई के मद में आवंटित किए गए थे। यानी 25,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मिडिल क्लास वालों को घर मुहैया कराने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि इनकम के आधार पर बात करें तो शहरी इलाकों में रहने वाला मध्यम वर्ग कई कैटेगरीज में आता है। ऐसे में सरकार आय के आधार पर मिडिल क्लास को सस्ते घर मुहैया करा सकती है। मिडिल क्लास को सस्ते आवास मुहैया कराने की सरकार की कवायद निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होगी। इससे रियल्टी सेक्टर में बिल्डर्स पर भी किफायती घर बनाने का दबाव बढ़ेगा और इसका फायदा सीधे तौर पर मिडिल क्लास को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।